दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। हमारे देश भारत में वंशवाद की जो राजनीति है, वो केवल भ्रम है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वंशवाद की राजनीति की शुरुआत करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे। और जब इनको प्रमोट किया गया, और वैसे तो आपको बता दें कि वंशवाद की जो राजनीति है, उसका नींव आजादी के बाद नहीं, आजादी के पहले ही डाल दी गई थी। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और कद्दावर नेता आजादी के समय आजादी की लड़ाई लड़ने का दम भरने वाले मोतीलाल नेहरू थे। और उनका अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग था, इसलिए अंग्रेज जो है उनकी बात को मान लिया करते थे। और मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो माता थी, मतलब कि जो मोतीलाल नेहरू की जो पत्नी थी, कमला नेहरू, उन्होंने गांधी जी के सामने ये बात कही कि पिता इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो पिता के बाद बेटा को मौका दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये बात नहीं बोला कि कई कई ऐसे लोग हैं, धुरंधर लोग हैं, जो काम करने वाले धुरंधर लोग हैं, जो कि बैठे हुए हैं। और उनके ठीक उनके कहे अनुसार, आपको बता दूं कि ठीक उनके कहे अनुसार 1929 में, आपको बता दूं कि उस समय 1929 में, उस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब यहीं से वंशवाद की राजनीति का नींव डाल दिया गया। और उसके बाद में 1936 और 1937 में भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में आपको बता दूं कि 1938 और 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो अध्यक्ष का चुनाव जीते। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी थे, वो नाराज हो गए और बहुत ज्यादा मनमुटाव हो गया। तो इसको लेकर के ये सब देखते हुए जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो खुद ही अपने जो पद था, उनका पद को त्याग दिए, पद को छोड़ दिए। और जब देश आजाद होने वाला था, सब तय हो गया था, तो 1946 में फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। और फिर उसके बाद में आपको बता दूं कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद में जब अंतरिम सरकार जब बना, तो उस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। हालांकि जनता और जो बड़े बड़े नेता थे, उनका मत ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि महात्मा गांधी को क्या दिक्कत था उनको, या महात्मा गांधी जी को उनके अंदर क्या दिखा, अब वही जाने। तो इस तरीके से हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। तो जो वंशवाद का बीज बोया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने, तो उस बीज को वट वृक्ष बनाया पानी दे दे करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आपको बता दूं कि बात यहीं तक नहीं रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में अब इंदिरा गांधी को प्रमोट करना था। लेकिन आपको बता दूं कि उस वक्त का दावर नेता लाल बहादुर शास्त्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु कब हुई थी, आप इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इन सभी चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई 1964 ईस्वी में। तो जब उनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री बन गए, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री। लेकिन जो इंदिरा गांधी है, वो सत्ता के लिए इतना लुढ़क थी कि उनको ऐसा लगा कि जब हमारी पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर वो जनता के सामने जाकर बात करेंगे, मीडिया के सामने जाकर बात करेंगे, तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्या की कि जितने भी बड़े बड़े जो नेता थे, उनको जनता के सामने बात करने से उस पर प्रतिबंध लगाने लग गए। और आपको बता दूं कि जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई 1966 ईस्वी में, अब उनकी मृत्यु कैसे हुई इसकी भी ठोस प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई 1966 ईस्वी में, तो उसके बाद में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बन गई। अब जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, उसके बाद में अपनी पार्टी की जो अच्छे खासे बड़े बड़े जो नेता थे, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप जनता के सामने जाकर बात नहीं करोगे, ज्यादा अगर बात करोगे तो या तो तुम्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, और नहीं तो फिर दुनिया से आउट कर दिया जाएगा, दुनिया से बाहर कर दिया जाएगा। अब कुछ लोग पता नहीं तानाशाह की बात करते हैं कि आज के समय में मोदी सरकार में, मोदी के शासन में तानाशाह है। लेकिन आपको बता दूं कि उन लोगों को उस वक्त की बात पता है या नहीं है, और अगर पता है तो पता नहीं ये बात वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि तानाशाह उस समय कितना था। तो अब क्या हुआ कि वो जो राजनेता थे, जो उस पार्टी के जो नेता थे, उनके पास कोई चारा नहीं बचा। अगर जनता के सामने बात करेंगे तो पार्टी से बाहर, और नहीं तो जान का खतरा।
तो वो लोग क्या किए कि इंदिरा गांधी का प्रशंसा करने में लग गए। और आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे डीके बड़ुआ। अब डीके बड़ुआ इंदिरा गांधी के चापलूसी में इतना ज्यादा लीन हो गए कि वो ये बात बोले कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। मतलब कि अब तो चापलूसी का दौर भी चालू हो गया था। और फिर उसके बाद में आप लोग जान ही रहे हैं कि संजय गांधी ने कितना हत्या किए, और फिर उसके बाद में राजीव गांधी, और फिर उसके बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब अगर हम अगला वंशवाद पार्टी की बात करें तो है उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या के हिसाब से और लोकसभा और विधानसभा की सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और वहां के पार्टी के जो प्रमुख थे मुलायम सिंह यादव, और उनके बाद में उनके बेटे अखिलेश यादव वहां के मुख्यमंत्री बने। और अखिलेश यादव ऐसे हैं जो कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के अलावा उनके पास में कोई ऐसा टैलेंट या कोई ऐसा गुण नहीं है जिनकी वजह से मुख्यमंत्री बनाया जा सके, लेकिन वो वंश के आधार पर ही बने हैं। अब इसके बाद अगर हम बिहार में चलें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव, जो कि अपने दमखम अपने काबिलियत के बल पर तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन जबरदस्ती किस तरीके से उनकी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया गया था। और फिर उसके बाद में उनके बेटे जो तेजस्वी यादव हैं वो अभी मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए जूझ रहे हैं। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। और तेजस्वी यादव के पास भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे होने के अलावा उनके अंदर कोई ऐसा खास गुण या टैलेंट हमें नहीं दिखता है। अगर आपको दिखता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अब उसके बाद में अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो वो भी, सबसे पहले आपको बता दूं कि चिराग पासवान पहले एक्टिंग में थे, लेकिन उनके पिता रामविलास पासवान एक बहुत बड़े नेता थे। तो वो पुत्र हैं, रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग दक्षिण भारत में। तो आप लोगों को बता दूं कि दक्षिण भारत में एक पार्टी है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, जो कद्दावर जो नेता थे, वो थे करुणानिधि। अब उनके बाद में उनके पुत्र एम के स्टालिन राजनीतिक में आए, और उनके पास भी राजनीति का कोई गुण नहीं था, बस वो करुणानिधि के पुत्र थे, इस कारण से वो चल गए। और अभी उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो उत्तर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश का विरोध करके अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं। और उसके बाद में आपको बता दूं कि उनके पुत्र उदयनिधि राजनीतिक में आने वाले हैं। और आपको बता दूं कि राजनीतिक में आने से पहले जो प्रमुख काम किया जाता है सनातन का विरोध करना, तो किए, मतलब कि वो भी भारत को डेंगू मलेरिया कहकर संबोधित कर दिए। अब इसके बाद में अगर हम तमिलनाडु की अगली पार्टी की बात करें तो है AIADMK, मतलब कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और इस पार्टी के अगर प्रमुख नेता की अगर बात करें तो है MG रामाचंद्रन और फिर जयललिता। और आपको बता दूं कि अभी भी जयललिता के परिवार वाले इस पार्टी को संभाल रहे हैं। और इस पार्टी के प्रमुख जो लोग हैं वो हैं O पनीरसेल्वम और फिर EK पलानीस्वामी, ये सब मिल करके इस पार्टी को चला रहे हैं। अब इसके बाद में अगर हम पंजाब की बात करें तो सुखबीर सिंह बादल, वो अभी वंश की राजनीति के आधार पर चल रहे हैं। अब इसके बाद में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सबसे पहले मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला बने थे, और फिर उनके बाद में फारूक अब्दुल्ला, जो कि सबसे यंग मुख्यमंत्री बने थे। और आपको बता दूं कि 11 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया था। फारूक अब्दुल्ला 11 बार मुख्यमंत्री बने थे। और मैं आपको बता दूं कि उनके पास भी कोई ऐसा गुण नहीं था, बस केवल वो शेख अब्दुल्ला के बेटे थे। और अभी आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। वो भी क्या है, वो भी फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, उमर अब्दुल्ला। और इस तरीके से भी वर्तमान में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं। तो देखा जाए इस तरीके से तो दादा, जो कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला बने, सबसे पहला दादाजी, उसके बाद में पिताजी फारूक अब्दुल्ला, अब उसके बाद में पोते जी उमर अब्दुल्ला वर्तमान में भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद में अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उनके पिता है मोहम्मद मुफ्ती, और उसके बाद में वही चल रहा है। अब इसके बाद में अगर हम इंडी अलायंस की अगर बात करें तो उससे संबंधित जो भी नेताएं हैं वो सब के सब क्या हैं, वंशवाद के सपोर्टर हैं, और उनका पूरा वंशवाद के आधार पर ही चलता है। ये सच्चाई बात है। तो ये तो हो गया उन पार्टियों का लिस्ट जिनका कि वंश के आधार पर उनकी राजनीति चलते आ रही है। अब अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें जो कि एनडीए समर्थित पार्टी बीजेपी पार्टी, जो कि देश की दूसरी बड़ी पार्टी है,
तो अगर आप इसका लिस्ट उठाकर देखेंगे, इसका लिस्ट अगर निकाल कर देखेंगे, तो अपवाद में है, 1-2 छोड़ करके, मतलब अपवाद में है। जैसे कि आप राजनाथ सिंह का बेटा जो कि विधानसभा में मंत्री है, और उसके बाद में एक और है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए यही तो है, बीजेपी में आपको ढूंढना पड़ता है, वंशवाद के आधार पर जो बीजेपी में जो राजनीति होती है वो ढूंढना पड़ता है, आपको अपवाद में मिलेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उसके बेटे अभिषेक सिंह, जो कि राजनांदगांव लोकसभा सीट से वो सांसद बने थे। और आपको बता दूं कि इसके लिए उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। लोग कुछ भी कहे, लेकिन इसके लिए डॉक्टर रमन सिंह को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उनकी गरिमा और उनके पद से हाथ धोना पड़ गया था, और उनके बेटे गुमनाम हो गए, और इसके बाद में मुख्यमंत्री नहीं बने, और अब लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से अगर बीजेपी की बात किया जाए, तो चाहे तो नरेंद्र मोदी जी हों या फिर अमित शाह जी हों या कोई भी बड़े नेता का आप लिस्ट उठा कर देख लीजिए, वो सबके सब क्या है, वंश के आधार पर नहीं आए हैं। सबके सब नेता, सबके सब पार्टी के जो नेता हैं, चाहे तो फिर राजनाथ सिंह हो चाहे जेपी नड्डा जी हो, वो क्या है, वो वंश के आधार पर नहीं आए हैं, उनका वंश से लेना देना नहीं है। और अगर संघ से भी आए हैं तो संघ से भी अपनी काबिलियत के दम पर आए हैं। तो इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी पार्टी में जो नेता हैं वो वंशवादी नहीं है, और अगर अपवाद में हैं भी तो निचला स्तर पर हैं। तो दोस्तों, एनालिसिस, ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।